स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज हम बात करेंगे दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि राजस्थान में चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं पर क्यों ईडी कर रही है छापेमारी, कैसे ठगों ने लूटे बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 करोड़, बीजेपी का रेल मंत्रालय के सदस्य निकला फर्जी, अशोक गहलोत ने क्यों कहा ईडी को चुनावी टीटी, आजम खान ने क्यों किया कांग्रेस नेता से मिलने से इनकार, लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का हो जाएगा सूपड़ा साफ, और लास्ट में आपको बताएंगे कि संजय राउत ने क्यों उठाए प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। फिर एक बार विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं के घरों पर भी छापेमारी की गई थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी ने अपनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बार ईडी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा नजर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह की रेड राजस्थान में हुए पेपर लीक को लेकर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे बेबक गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी जो योजना है उन्हें लॉन्च की है, और इसके अगले ही दिन राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड पड़ गई। मेरे बेटे बेबक गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन में भेजा गया है। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता था वो हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। राजस्थान के अंदर ईडी के रेड रोज इसलिए नहीं होती क्योंकि भाजपा यहाँ नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का फायदा मिले। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव चला है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरे हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि ये वाकई भाजपा सरकार की चाल है या फिर चुनाव आते ही विपक्षी नेताओं पर जो रेड करवाना शुरू हो जाता है? ऐसा माना जाता है जो ईडी है वो भाजपा के कहने पे चल रहा है कि वाकई सही है या फिर ऐसा नहीं? आप लोगों की क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अब आपको गुजरात के एक और महाठग के बारे में बताते हैं जिसने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया और फिर अमेरिका भाग गया। विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे ही ठगों के बारे में तो हर कोई वाकिफ है। उनका नाम सबने सुना है जो करोड़ों लेकर देश से बाहर भाग गए। लेकिन इसी तरह एक ताजा मामला सूरत से सामने आया है जहां पर कारोबारी विजय शाह और उनकी पत्नी सूरत के बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर अमेरिका भाग गए। बताया जा रहा है कि हाईटेक स्वीट वाटर कंपनी के निदेशक विजय शाह, उनकी पत्नी कविता शाह और सतीश अग्रवाल ने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसके अलावा भी जो शहर के बड़े बड़े कारोबारी हैं उनको भी चूना लगाकर अमेरिका भाग गए। लेकिन जो सतीश अग्रवाल हैं वो सूरत में ही रह गए। विदेश भागने से पहले कंपनी के एक कर्मचारी को वहां का निदेशक बना दिया गया ताकि जो कंपनी पे लगे आरोप हैं उन पे जो आरोप लगाए जाएं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। एक शिकायत के बाद गांधीनगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी जिसमें राजस्थान में जमीन धोखाधड़ी और सूरत में एक ही फ्लैट को कई खरीदारों को बेचने के आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। अब आपको फर्जी नेता के बारे में बताते हैं जो खुद को सालों तक बीजेपी का नेता बताता रहा, बड़े मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू देता रहा, सालों तक सरकारी पैसे पे ऐश करता रहा। ये यूं कहे कि जनता के मेहनत के पैसे को उसने ऐश में अपने उड़ा दिया और किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी। खुद को केंद्र और प्रदेश के तमाम आयोग का सदस्य बताने वाला महागठ अनूप चौधरी ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। इतना ही नहीं, उसने सिर्फ फेक लेटर हेड पर उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक गलत तरीके से पुलिस गनर ही नहीं रखी बल्कि इसे वीआईपी प्रोटोकॉल के सहारे सरकारी गेस्ट हाउस में भी खूब मौज मस्ती की। उसने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी शेयर की। ये पिछले कुछ सालों से खुद को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और रेल मंत्रालय के सदस्य बताकर करोड़ों रुपए लूट चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अनूप चौधरी के खिलाफ उत्तराखंड में 9 एफआईआर दर्ज हैं। वहां पर इस पर 15,000 का इनाम भी है। बस इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इस पर इनाम घोषित किया गया है। लेकिन जब भी ये बिना टेंशन के खुलेआम घूमता रहा है।
मजे लेता रहा है, या ऐसे कहें कि ये खुद को बीजेपी का नेता बताता है, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें कोई भी जांच नहीं हुई। नोट कारोबारी से 58 लाख ठगने के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट तक फाइल कर दी थी इस पर, लेकिन उसे किसी भी का डर नहीं है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, ना ही टेंशन है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोज अयोध्या मंदिर का वीडियो, पूजा करने की पोस्ट वो इसे शेयर करता रहता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी स्पेशल टास्क फोर्स ने अयोध्या के अनूप चौधरी को ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सनसनी मच गई है कि इतना बड़ा जो ठग है, जो सालों तक जनता के पैसे पे लूट मचाता रहा, वो ऐश करता रहा, वो बीजेपी के मतलब जो नेता हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता रहा, वो इतना बड़ा ठग कैसे निकला और किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं लगी। अब आपको अशोक गहलोत के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। पीसी के दौरान वो बोल रहे हैं कि एजेंसी की विश्वसनीयता होती है और वो रहेगी भी, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। उच्च अधिकारियों के प्रभाव के बिना ना तो ईडी और ना ही सीबीआई ऐसी कार्रवाई करेगी, मतलब ऐसी कार्रवाई वो नहीं कर सकती उच्च अधिकारियों के ऑर्डर के बिना। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का नाश हो जाएगा। आज की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में उन लोगों ने कार्रवाई की, हमने 2 योजनाएं लोगों को दी, एक गृह लक्ष्मी योजना और दूसरी कम दामों पर लोगों को सिलेंडर देने का वादा किया। लेकिन लोग चाहते ही नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग महिलाओं को या पिछड़े वर्ग को राहत दें, हम लोग काम करें, इसलिए इस तरह की हम पर कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ने ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि भाजपा का प्लान ABCD सब फेल हो गए हैं, अब सिर्फ प्लान जो E है वो बचा रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में भाजपा की हार सुनिश्चित हो, वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ईडी को वहां पर भेजा जा रहा है। कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटी दी, हमने 2 योजनाएं उनके लिए निकाली, आज ईडी को हमारे पास भेज दिया गया। अभी तो 5 गारंटी और देने जा रहे हैं, परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए। साथ ही उन्होंने अपनी पीसी में कहा कि राजस्थान कांग्रेस ने प्रमुख जो हैं, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्हें बिना नोटिस दिए, बिना बताए उन पर छापेमारी की गई। बीजेपी वाले ईडी में शिकायत कर देते हैं तो एकदम ईडी आ जाती है, लेकिन क्या अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो ईडी बीजेपी वालों पे, दूसरे लोगों पे कार्रवाई करेगी। अब आपको आजम खान से जुड़ी खबर बताते हैं। आजम खान फिलहाल जेल में है, लेकिन यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष आजम खान से मिलने पहुंचे। हालांकि आजम खान ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। अजय राय आजम खान से जेल में मिलने वाले थे, लेकिन आजम खान ने कहते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से नहीं मिलना चाहते। अजय राय ने कुछ दिन पहले कहा था कि आजम खान का पूरा परिवार परेशान है, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते हैं, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अजय राय ने यहाँ तक कह दिया था कि मुश्किल वक्त में हमारा फर्ज है कि हम आजम खान के साथ खड़े रहें, उनका साथ दें। लेकिन अजय राय की जो आजम खान से मिलने की ख्वाहिश थी, उसमें भी सवाल उठने लगे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अजय राय अगर आजम खान से मिलते हैं तो इससे गठबंधन को मजबूती भी मिल सकती है। कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट पर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट पर है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन आजम खान ने मिलने से इनकार करने के बाद ये जो सब कयास हैं, इन सब पे पानी फिर गया है। अब आपको लालू यादव के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें वो भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस बार बिहार के लोकसभा चुनावों से भाजपा पूरी तरह से ऑल आउट हो जाएगी। यहाँ पर एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी, जबकि इंडिया गठबंधन बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा। लालू यादव ने अपनी कर्म भूमि छपरा के रोजा स्थित आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आगे कहा कि जनता नरेंद्र मोदी से उब चुकी है, वो इससे मुक्ति चाहती है। किसान बर्बाद हो गए हैं, देश में हाहाकार मच रहा है। इसी वजह से बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है, जो विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, उसकी बिहार में जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में सत्ता में भी आएगी। जबकि जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं वो भाजपा सरकार से उब चुके हैं। अब आपको संजय राउत के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने मोदी जी को नौटंकी तक बता दिया।
भाजपा सरकार पर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए ईडी को इस्तेमाल कर रही है ताकि चुनाव में जीत हासिल कर सके। भाजपा सरकार जो भी कार्रवाई विपक्षी दलों पर करवा रही है वो अपने फायदे के लिए करवा रही है, लेकिन इससे अलग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तारीख बता दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने जाएंगे। लेकिन तारीख के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ गई है। इसी बीच ही संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को आमंत्रित करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही कहीं भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मोदी जी इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे और पूजा भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बस चुनावों के लिए है। इसे चुनावी तैयारी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब सिर्फ चुनाव में फायदा पाने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे। अगर उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया जाता तो वो तब भी जाते, क्योंकि चुनाव में उन्हें जीतना है और उसका फायदा उठाना है, और वो इस चीज का फायदा खूब उठा भी रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री जो चुनावों में फायदा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर वाकई ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है? साथ में हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।